नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं नागेंद्र पाठक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आर्थिकी कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को लेकर कोई न कोई किसी न किसी टॉपिक का चुनाव करते हैं और आपके सामने उस पर चर्चा करते हैं। आज का हम लोगों का जो विषय है वह है आरबीआई से भारत सरकार को फंड ट्रांसफर। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री एन.के. पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आप एक आर्थिक विश्लेषक हैं और हमेशा जो सामयिक आर्थिक घटनाएं होती हैं उस पर इनकी अच्छी नज़र रखते हैं और उसका विश्लेषण करते रहते हैं। तो पांडे जी, आज का टॉपिक है आरबीआई से भारत सरकार को फंड ट्रांसफर। अभी हाल ही का 2-3 दिन पहले ही आरबीआई ने भारत सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। क्या जरूरत पड़ गई ट्रांसफर करने की, या यह एक सामान्य प्रक्रिया है? धन्यवाद पाठक जी। इस ट्रांसफर से चिंतित होने की जरूरत नहीं है जी। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। इसका पूरा स्वामित्व भारत सरकार के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब देश के फाइनेंशियल एक तरह से का गार्जियन है। उसी की निगरानी में देश की पूरी वित्त व्यवस्था चलती है। आरबीआई का जो लाभ है, जो लाभ से मेरा अभिप्राय है कि जो उनने आमदनी कमाई और जो उनके खर्चे हैं उसके बाद जो सरप्लस बचता है, वो सरप्लस भारत सरकार चूंकि पूर्ण स्वामित्व का है, तो आरबीआई के एक्ट के सेक्शन 47 के अनुसार वो सरप्लस भारत सरकार को ट्रांसफर किया जाता है। मैंने वो अपने पास आरबीआई नहीं रखता है। नहीं, आरबीआई कोई भी अंश नहीं। मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि आरबीआई अपना जो मतलब उनका जो ऑपरेशन है, जो आमतौर पर जैसे हम लोग ये समझते हैं कि आरबीआई कोई व्यावसायिक गतिविधियों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। वो किसी को लोन देना और डिपॉजिट लेना ये काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो आरबीआई अपना प्रॉफिट जनरेट करता है उस प्रॉफिट को समय समय पर रिजर्व बैंक ट्रांसफर करती थी भारत सरकार को। 2019 के पहले हम आपको यहाँ पर अपने दर्शकों को भी याद दिलाना चाहेंगे, जब से नई सरकार, अभी जो ऑनगोइंग जो गवर्नमेंट सरकार है, एनडीए की जो सरकार आई थी, उस समय भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे डॉक्टर बिमल जलान। और डॉक्टर बिमल जलान के बाद आए थे डॉक्टर उर्जित पटेल। उस समय आमतौर अभी लोगों को याद होगा कि उर्जित पटेल साहब इकलौते ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्याग पत्र दिया था। उस समय तमाम बातें हुई थी मीडिया में, या जो भी ऐसे कहा जाए एक बात होती थी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से पद का त्याग किया। लेकिन ये जो चर्चा होती थी वो ये था कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में इस फंड ट्रांसफर को लेकर के थोड़ा मतलब दोनों एक पेज पर नहीं हो गए। हाँ, दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। तो उसी समय भारतीय रिजर्व बैंक के एक पूर्व गवर्नर डॉक्टर बिमल जलान थे। बिमल जलान जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने लाभ से कितना पैसा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी जब वो इस एक्टिविटी में है तो उनके पास एक ये फंड रहना चाहिए। उसके बाद जो सरप्लस बचता है वो भारत सरकार को ट्रांसफर कर दें। उसको इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ करके उसको बोला गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बिमल जलान जी की कमेटी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कहा था। और उसमें उन्होंने कहा था कि आरबीआई का जो बैलेंस शीट का साइज है उसका 4.5 से 7.5% तक आरबीआई के पास एक बफर होना चाहिए।
अब ये उन्होंने स्पैन दिया था 4.5 से 7.5 का, मिनिमम 4.5 मैक्सिमम 7.5% ऑफ द बैलेंस शीट साइज। अब सरकार को, मतलब रिजर्व बैंक को, सेंट्रल बोर्ड को डिसाइड करना है कि वो कितना परसेंट रखे। 4.5 से कम नहीं रख सकते, 7.5 से ज्यादा नहीं रख सकते। ध्यान रखिए, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, बैलेंस शीट के साइज की बात हो रही है। तो इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ने वो 7.5 नहीं 6.5% का रखा कि हमको 6.5% का बफर अपने पास रखना है। तो अब लाभ की फिगर एक हो गई और बैलेंस शीट साइज का 6.5% निकाल लीजिए। तो उतने के बाद जो पैसा बचता है वो सरप्लस हुआ, वो सरप्लस भारत सरकार को देना है। इसीलिए कई बार इसको लोग लाभांश भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली इसको सरप्लस ट्रांसफर कहते हैं। क्योंकि जब विमल जालान की कमेटी ने यही कहा था कि इतना आपको बफर में रखना है, जो कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के रूप में कहा जाएगा। तो शेष पैसा भारत सरकार को देना है, तो भारत सरकार को उन्होंने ट्रांसफर किया। तो इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है, ये एक गाइडलाइंस के तहत। और पहले जैसा मैंने कहा कि पटेल साहब के पहले तक कोई ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क नहीं था, तो वहां पर सरकार और आरबीआई, चूंकि आरबीआई एक अलग स्वायत्त संस्था है, तो उसके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो किसी मुद्दे पर, इसको समाधान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तरह से एक पॉलिसी बन गई और उस पॉलिसी के तहत ये होता रहा है। तो ये होता रहा है, तो मतलब इस फंड का सरकार क्या करती है? सरकार का ये, जैसे हर बजट में आप सरकार का बजट जब भी आप देखेंगे तो एक वो पूर्वानुमान कहते हैं कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे लाभांश से कितनी आमदनी होगी। जी लाभांश का प्रोविजन करते हैं, तो उसका ये एक कंपोनेंट है। जैसे इस वाले में सरकार ने करीब 3,16,000 करोड़ के लाभांश का शायद इनका प्रावधान एक्सपेक्टेशन, बजट एक्सपेक्टेशन है। तो 3,16,000 करोड़ ये लाभांश की उम्मीद करते हैं। 3,16,000 करोड़ में एक ये मेजर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस बार कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। नहीं, इस बार बहुत ज्यादा नहीं, इसके पीछे भी बहुत कम नहीं था। 2,68,000 करोड़ इसके पिछले साल भी था, 2,10,000 करोड़ उसके पहले साल भी था। जी। तो अब वही, चूंकि अब यानी कि ये मतलब सामान्य प्रक्रिया है, ये किसी संकट के लिए नहीं, इसमें नहीं बिल्कुल संकट जैसी बिल्कुल बात नहीं है। बल्कि ये सरकार के पास जो 2,87,000 करोड़ रुपए का एडिशनल इनपुट है, ये गवर्नमेंट के अपने जो उनके खर्चे हैं, उस खर्चे को सपोर्ट करने में ये काम आएगा। जैसे जो भी उनके डेवलपमेंटल खर्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब ये सरकार का एक आमदनी है, उस आमदनी को अपने बजट के प्रावधानों के हिसाब से वो खर्चा करेंगे। और हिस्टोरिकली शुरू से देखा तो ये मतलब पिछली सरकारों के समय भी ये ट्रांसफर होता रहा है। अब आप देख लीजिए, मेरे पास जो डाटा 2013 से है, 2013 में 16,000 करोड़ का ट्रांसफर हुआ था, 2014 में 33,000 करोड़ का था, 2015 में फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब है 52,700 का था, 16 में 65,900 करोड़ का था, 2017 में भी 65,900 करोड़ का था, 2018 में 68,000 करोड़ का था, 2020 में 1,47,000 करोड़ का था, 2021 में 60,000 करोड़ का था, 2022 में करीब 99,000 करोड़ का था, 2023 में 30,000 करोड़ का था, 2024 में 87,000 करोड़ का था, 2025 में 2,10,000 करोड़, 26 में 2,68,000 करोड़ और 27 में 2,86,588 करोड़। तो ये हिस्टोरिकली आरबीआई से, मतलब आरबीआई की कमाई ज्यादा है इस समय, इसलिए ज्यादा सरप्लस या डिविडेंड बन रहा है। देखिए, इसमें दो बातों का ख्याल करना होगा। केवल जब हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड और सरप्लस में थोड़ा सा यहाँ पर बात ये समझनी होगी कि जहाँ केवल लाभांश आमतौर पर जैसे कंपनी जो पे करती है उनका लाभ से संबंधित है, उनका नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हटके है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में डॉक्टर विमल जालान कमेटी का रिकमेंडेशन था, उनका कहना था कि आरबीआई के बैलेंस शीट साइज का इतना परसेंट आपके पास बफर होना चाहिए। हो सकता है, यदि कल्पना करिए कि आरबीआई के बैलेंस शीट साइज का 4.5% से 7.5% के बीच में जो भी सरकार डिसाइड, आरबीआई का बोर्ड डिसाइड करती है, उससे कम आरबीआई को यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्या होगा? तो क्या सरकार हो सकता है उनको वापस उतना पैसा ट्रांसफर करे, क्योंकि उतना बफर तो उनके पास होना चाहिए। तो इसका संबंध आरबीआई के ऑपरेशन के साथ साथ उनके बैलेंस शीट साइज पर भी निर्भर करता है। अच्छा। तो
तो यदि कम बैलेंस शीट के साइज में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो सरकार को ज्यादा ट्रांसफर होगा। यदि बहुत बड़े बैलेंस शीट के साइज में कम कमा रहे होंगे तो प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सरप्लस ट्रांसफर कहते हैं कि जितनी जरूरत है उतना आपने रख लिया, बाकी दे दीजिए अपने मालिक को। जी। तो आरबीआई के जो आय है उसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? आरबीआई का जो स्रोत है, आरबीआई फॉरेक्स मेंटेन करता है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, आरबीआई जो अपने डोमेस्टिक जो बैंक्स हैं उनको भी लेंड करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है जिससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, आरबीआई नोट छापता है जिसको उससे भी जो नोट की छपाई में भी आरबीआई को फायदा होता है। तो ये सारे आरबीआई के फायदे के स्रोत हैं, उससे आरबीआई को इनकम जनरेट होता है। आरबीआई के इनकम में अदर रेगुलेटरी इनकम भी है। आरबीआई कुछ मामलों में कहीं कहीं पेनल्टी लगा देती है अपने बैंकों के ऊपर, वो भी उनके सोर्स ऑफ इनकम। ऑफ कोर्स वो बहुत मतलब टोटल इनकम की तुलना में बहुत छोटा होता है, बट वो भी उनके सोर्स ऑफ इनकम में है। जो रुपये में गिरावट होती है तो क्या उससे आरबीआई से कोई मतलब उसके आय से संबंधित है क्या? देखिए, ये वाला जो रुपए में गिरावट वाली बात है, मतलब डेप्रिसिएशन से की जो बात कहते हैं, उसका संबंध एग्जैक्टली तो उसमें है जहां पर कि इंडियन रुपीस का कन्वर्जन हो रहा है किसी दूसरे करेंसी के साथ। हम लोग अभी जो अपनी बात जो कर रहे हैं, जैसे यदि मूल्यांकन करने की बारी जब आएगी तो जब आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व का मूल्यांकन होगा तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट उसके जो उनके जो ट्रांजैक्शन मतलब जो ऑपरेशन का जो हिस्सा है जिससे उनको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो डायरेक्ट डिप्रिसिएशन इमीडिएट उनके प्रॉफिट में अफेक्ट करे, ये थोड़ा सा ज्यादा विचारणीय बात है। तो सरकार के जो लाभांश के स्रोत कौन कौन से हैं? वो सरकार के जहां कहीं भी सरकार ने अपनी पूंजी को निवेश कर रखा है और उन कंपनीज में भी कंपनीज को लाभ होता है और वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो सरकार को डिविडेंड मिलेगा। जैसे बहुत से ऐसे पीएसयूज हैं जितने सरकारी बैंक हैं, उनको लाभ होता है, वो सरकार को अपना लाभांश लेते हैं। वो बैंक अलग देते हैं, आरबीआई अलग देती है? आरबीआई तो एक अलग उनका वर्किंग हो गया। इन बैंकों में भारत सरकार का स्वामित्व है, तो बैंकों को जो लाभ हुआ इस बार करीब सभी बैंक मिलाकर के करीब 25,500 करोड़ रुपए लाभांश भारत सरकार को दे रहे हैं। एलआईसी है, एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इस तरह से बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जहां पर भारत सरकार का निवेश है और भारत सरकार को उसमें जब उनको लाभ होता है तो लाभ का हिस्सा वो सरकार को ट्रांसफर करते हैं। एक भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट दीपम जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, वो तमाम इसका डाटा रखते हैं। लगभग हर साल 1 लाख करोड़ के आसपास 70,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार को किस कंपनी से कितना लाभांश मिला है उसका डाटा दीपम के साइट पर अवेलेबल रहता है, मिल जाता है। जो रेलवे से भी तो लाभांश मिलता है? यदि जहां कहीं भी जो लाभ देने वाली कंपनी है जिसमें सरकार का निवेश है उसमें से लाभ का जो हिस्सा अन्य शेयर होल्डर को मिलना भारत सरकार को। जो मतलब सरकार ने किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दिया है उससे दिया है, दो बातें होती है। लाभांश कैपिटल पर मिलना है जिसमें कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और यदि किसी को दिया है मतलब यदि लोन दिया तो लोन पर तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी हम लोग की बात चूंकि लाभांश की नहीं, लोन देने की बात नहीं है, कोई काम किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया है तो उससे उसको मतलब सरकार को किस रूप में पैसा मिलता है? उससे मान लीजिए कि एयरपोर्ट को, तो ये सब जो है उसके जो नॉर्मल जो रेगुलेटरी शुल्क हैं, जो सरकार को फीस मिल रहे हैं वो फी मिलेंगे, उसमें उनके लाभ का उस कंपनी के लाभ, उस कंपनी के लाभ के कोई उसमें जिस शर्त पर आपने दे दिया कि आपको हर साल हमको इतना रुपया देना है तो फिक्स्ड फी है वो आपको पे करेंगे। लाभ से उसमें यदि कंपनी में सरकार की या हिस्सेदारी होगी तभी जाकर के लाभ का हिस्सा मिलेगा। तो सरकार की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है? सरकार की ऐसे कहा जाए तो पूरे देश सरकार के प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब कि जिसे उसको आए वो सरकार ने जहां जहां निवेश कर रखा है। तो जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी भारत सरकार की कंपनी, उसमें उनको लाभांश मिलता है। ओएनजीसी है,
मिलता है। और भी एक लाइन से जोड़ते चलिए, एवीएस रेलवेज वाले हैं, मारुति भी है क्या? नहीं, उसमें जितना उनका यदि उनकी जो होगा, उनकी इक्विटी होगी तो उनमें उनको मिलेगा जी। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने जिक्र किया कि नोट छापने से आरबीआई को लाभ होता है। हाँ। वो लाभ कैसे होता है? देखिए, एक सीनियोरेज करके एक कंसेप्ट आता है। आप देखिए, जो नोट छापते हैं, नोट छाप करके पब्लिक में जो सर्कुलेट हो गया, तो सरकार का एक कहा जाए कि वो इंटरेस्ट फ्री लाइबिलिटी है। नोट का यदि देखेंगे तो प्रोमिजरी नोट कहलाता है, उस पर लिखा रहता है प्रॉमिस टू पे टू द बियरर अ सम ऑफ रुपीज 500, ऐसा करके। तो सरकार क्या वो एक लाइबिलिटी है जो इंटरेस्ट फ्री है, इस पर कोई इंटरेस्ट सरकार को नहीं पे करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। लेकिन इस जैसे ही लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो उनके पास एक एसेट क्रिएट करने की बारी आएगी। तो जो एसेट क्रिएट होगा वो कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। हम इसको समझने के उदाहरण के तौर पर यदि कहें, यदि जैसे हम आप इंडिविजुअल ही हैं, हमको कोई ऐसा हो जो कहे कि 10 लाख रुपए हम आपको दे देते हैं और हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे, तो 10 लाख रुपए मेरी लाइबिलिटी हो गई जिस पर हमको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। हम सिंपल ये 10 लाख रुपए को कहीं निवेश कर दें 10% पर, तो हमको साल के 1 लाख रुपए की आमदनी होने लगी। हमको देना 1 रुपए नहीं पड़ रहा है और हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है हमारी आमदनी है। सिमिलरली जो नोट छापती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो पब्लिक में इशू करती है, वो उनका इंटरेस्ट फ्री उनकी लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी से वो एसेट क्रिएट करते हैं। जिस एसेट पर उनको इनकम मिलता है, जो वो इनकम है, जो डिफरेंस है, वो उनका प्रॉफिट है। लेकिन ख्याल करना है कि केवल नोट छापने से नहीं, यदि नोट छाप करके वो आरबीआई के बोल्ट में रखा हुआ है उस पर नहीं, वो तो सिंपली उनका इन्वेंट्री है। वो पैसा जो पब्लिक को सर्कुलेट, पब्लिक के लिए मतलब सर्कुलेशन में है, केवल उस हिस्से से। यदि सरकार मान ली कि 10,000 करोड़ का नोट छापा और 10,000 करोड़ में से केवल 8,000 करोड़ सर्कुलेशन में, 2,000 करोड़ अभी आरबीआई के बोल्ट में है, तो 8,000 करोड़ जो सर्कुलेशन में है वही उनका इंटरेस्ट फ्री लायबिलिटी है, और इससे वो एसेट क्रिएट करके लाभ कमाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो नोट छापने से जो इंटरेस्ट फ्री लायबिलिटी क्रिएट करके जो एसेट क्रिएट करते हैं, ये दोनों का जो डिफरेंस है उनका प्रॉफिट है। अच्छा, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सीनियोरेज, ये होता क्या है? इसको जरा हमारे दर्शकों को ठीक से समझाइए। जो बोलचाल की भाषा में यदि हम लोग कह लें तो ये जो करेंसी छापने वाला जो हमने बताई कि करेंसी छापा और इंटरेस्ट फ्री लायबिलिटी क्रिएट किया सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये उनकी लायबिलिटी जिस पर उनको कोई ब्याज नहीं देना है। आज जो 500 रुपए पब्लिक में है, आज से 10 साल बाद भी वो 500 ही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर के 500 का कुछ भी 1 रुपया भी बढ़ के नहीं है, तो लायबिलिटी फिक्स हो गई, इंटरेस्ट फ्री। और एसेट जो क्रिएट हुआ वो परपेचुअल इनकम देता रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है जो नोट वाला, इसी को सीनियोरेज कहते हैं। अच्छा, जो नोट छाप करके जो इंटरेस्ट फ्री लायबिलिटी क्रिएट करके और उस पैसे से जो एसेट बना करके लाभ कमाया जा रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड सीनियोरेज। जो ये फंड ट्रांसफर केंद्र सरकार को और आरबीआई द्वारा, तो ये एक समान प्रक्रिया है। इस बार ज्यादा मतलब ज्यादा कमाई हुई है तो ज्यादा लाभांश या वो दिया गया है, कहा जा सकता है। जैसे यदि मान लीजिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि डिसाइड करती है कि हमको 7.5%, मतलब जो अपर बैंड है, अपर बैंड का हमको रिजर्व रखना है, तो ये 2,86,000 करोड़ थोड़ा वो घट जाता। अब देखना ये है कि सरकार उसको किस किस मद में लगा रही है, तो वो कहाँ यूज कर रही है अपने सुविधा के अनुसार। नहीं, वो तो जिस समय बजट सरकार पेश करती है उसी समय अपने खर्चे के एवेन्यू बताया रखना कि हमको यहाँ पैसा खर्चा करना है और फिर कहाँ से पैसा सृजित करना है। तो अभी ये 2,87,000 करोड़ या 2,86,588 करोड़ के बाद अभी तुरंत सरकार कोई नई घोषणा करने जा रही, ऐसी बात नहीं है। ये तो ऑलरेडी इसको बजट में डाला हुआ है। ये सरकार को 3,16,000 करोड़ के आसपास का जो उनका डिविडेंड का जो अनुमान था, उस 3,16,000 करोड़ में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। करीब करीब कोल इंडिया से
10,000 करोड़, ONGC से 10,000 करोड़, भारत पेट्रोलियम से 3,500 करोड़, TCIL से 3,500 करोड़, इस तरह करके बहुत सारे अन्य जो कंपनीज हैं वो भारत सरकार को अपना डिविडेंड देंगे। और करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का अदर देन दिस भी भारत सरकार को 80,000 90,000 करोड़ का डिविडेंड साल का मिल जाता। तो उनका निवेश है, LIC से भी उनको डिविडेंड मिल, जहाँ भी सरकार का निवेश है वहां से उनको डिविडेंड मिल जाता है। और सरकार के अपने सरकार के पास एक अच्छा फंड मतलब एकत्र हो जाता है, जी एकत्र फंड इनको मिल जाता है इसका कलेक्शन के लिए। चलिए, तो इस फंड ट्रांसफर को आपने बहुत विस्तार से और बहुत ही सारगर्भित, जो किसको कहा जाए, वह आपने जानकारी दी। इसके लिए इसमें हम एक चीज और भी बेहतर समझदार मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कहना चाहेंगे कि सरकार हर साल अपने बजट में एक डिविडेंड का एस्टिमेट देती है जी। और आंकड़े यदि हम लोग देखें तो 2014-15 से लेकर के अभी तक का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर तक की बात करें तो केवल एक साल ऐसा हुआ था 20-21 में 20-21 में जो कोविड का पीरियड था, सरकार का जो लाभांश जो एक्चुअल उनको मिला था एस्टिमेट से कम मिला था। बाकी सभी फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने जितना मतलब डिविडेंड का बजट एस्टिमेट था, एक्चुअल रियलाइजेशन उससे ज्यादा होता रहा है। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो लाभांश का जो फंड ट्रांसफर है एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चलता आया है और निश्चित रूप से कंपनी लाभ कमाएंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत सरकार को। तो चलिए, आपने एक जानकारी और इसमें जोड़ दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद।